हेलो नमस्कार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे, लेटेस्ट एक टॉपिक है ओपीएस और एनपीएस और यूपीएस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पिछले बहुत समय से इसके बारे में चर्चाएं चल रही है कि ओपीएस और यूपीएस जब से यूपीएस का नोटिफिकेशन आया या गैजेट में आया है आफ्टर अनाउंसमेंट, तो ऐसा बोला जा रहा है कि ओपीएस के जैसा यूपीएस है, मतलब ओपीएस के बराबर यूपीएस है। तो क्या एक दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एनपीएस के बारे में भी बताएंगे कि ये तीनों स्कीम में क्या क्या डिफरेंस है, और हम मेजर 6-7 डिफरेंसेस है उनके बीच में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि फिर आपके ऊपर छोड़ूंगा कौन सी स्कीम बेटर है कौन सी नहीं है। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, हमने ऑलरेडी पहले से एनपीएस के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, जो आप जाके देख सकते हैं कि एनपीएस में क्या क्या खूबसूरतियाँ हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, वो सारे एनपीएस हैं। और इसके अलावा हमने यूपीएस के बारे में भी वीडियो एक बना रखा है अलग से, तो वो मैं कमेंट बॉक्स में आपको डाल दूंगा उनका लिंक, और वहाँ जाके आप उन दोनों को देख सकते हैं। पहले आप, मैं रिकमेंड करता हूँ कि एनपीएस जाके देखिएगा, जिससे आपको समझ में आए कि एनपीएस में क्या क्या खूबसूरती है, उसमें किस प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। उसके बाद यूपीएस में देखिएगा कि यूपीएस में क्या क्या स्कीम्स नई आई है, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो ये भी जाके आप देख सकते हैं, तो आपको कम से कम समझ में आ जाएगा कि एनपीएस और यूपीएस क्या चीज़ है। और ओपीएस तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, जो बहुत पुराने टाइम से आ रहा है। तो इसकी डिमांड क्यों ओपीएस की जैसे की जा रही है, और अभी भी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यूपीएस, मतलब कि यूपीएस इसलिए लाया गया कि लोग कम से कम एनपीएस को अपना लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है हम। तो मैं आपको जनरली इन तीन के बीच में एक कंपेरिजन लिस्ट बता के बताऊँगा कि किस तरह से तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। और 3 पेंशन स्कीम ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम बिफोर 2004, 2004 से पहले जो भी सारी स्कीम्स थी वो ओपीएस थी, ठीक है। तो एनपीएस कब लाएगी, तो सिंस 2004 टू 2025 तक रहेगी, ठीक है। और 25 एनपीएस कंटिन्यू करेगी और यूपीएस क्या, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 1 अप्रैल 2025 से ये 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एनपीएस तो कंटिन्यू करेगी और यूपीएस का भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। किन किन लोगों के लिए यूपीएस है, किन लोगों के लिए एनपीएस है, तो इनका भी हम अगले एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा दोनों के एनपीएस और यूपीएस के बीच में डिफरेंस बताएंगे। देखो मैं एक सीरीज में चल रहा हूँ कि पहले मैंने एनपीएस को डिस्क्राइब किया, उसके बाद मैंने यूपीएस का किया है, फिर मैंने क्या इस वीडियो में कर रहा हूँ ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस के बीच में डिफरेंस, और उसके बाद मैं बताऊंगा एनपीएस और यूपीएस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, इन दोनों में कौन सी स्कीम लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए वो बताऊंगा। और उसके बाद मैं एक कैलकुलेशन बेस और एज बेस बताऊंगा कि जिनका 10 साल रिटायरमेंट के लिए उनके लिए कौन सी स्कीम बढ़िया है, जिनका 15 साल रिटायरमेंट के लिए बचा है उनका कौन सा है, जिनका 30 साल बचा है उनके लिए कौन सी स्कीम बेटर, वो सारा डिस्कस हम एक अलग वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो शायद मेरा उसी पे आ सकता है। तो 3 प्रकार की पेंशन स्कीम है। एनपीएस अभी भी कंटिन्यू करेगा, और जो एनपीएस में रहना चाहते हैं वो एनपीएस में रहेंगे, और जिनको अच्छा लग रहा है यूपीएस में वो यूपीएस में जा सकते हैं। अब कौन एनपीएस अच्छा है यूपीएस अच्छा है, ये हम अलग से एक वीडियो बना के आपको मैं बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आई मस्ट ऑलवेज गिव द बेस्ट टू माई व्यूअर्स, द विजनरी गाइड 2047, ठीक है। ये हम ही हैं जो आपको हमेशा ट्राई करेंगे कि बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, अच्छी पीडीएफ लाऊंगा अच्छे अच्छे कंसेप्ट पे। और आप कम से कम कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिए कि आपको किस चीज़ों के बारे में चाहिए। मैं जनरली गवर्नमेंट की स्कीम्स और गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं उनको डिस्कस करता हूँ, उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ एक बहुत अच्छे तरीके से और एक मॉडर्न तरीके से, ठीक है आप कह सकते हो। फर्स्ट डिफरेंस है पेंशन के मामले में, कि पेंशन, अब ओपीएस में पेंशन कैसे मिलती थी, एनपीएस में पेंशन कैसे मिलती है, और यूपीएस में पेंशन कैसे मिलती है, ठीक है। ओपीएस में क्या होता था, बेसिक प्लस डीए का 50% लास्ट ड्रॉन। जब भी आदमी रिटायरमेंट पे जाता है तो उसका जो भी रिटायरमेंट पे बेसिक प्लस डीए होता है उसका डायरेक्ट 50% कर दिया जाता है, उसका 50% करके उसको पेंशन दे दी जाती थी। और उस टाइम मिनिमम कितना साल की सर्विस होना चाहिए, 20 साल की सर्विस होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। यदि आपने सर्विस के 20 साल पूरे कर लिए हैं और आप रिटायरमेंट पे जा गए, रिटायरमेंट आपका 20 साल हो गया, तो 20 से 22-25 साल जितना भी हो, तो जब आपका बेसिक प्लस डीए जितना बन रहा है उसका 50% आपको एज ए पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो एनपीएस में क्या है, एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है ऐसा
कि आपको बेसिक पेंशन कितना मिलेगा। और इसमें एक चीज़ है कि आपको जैसे पेंशन की बात करेंगे तो वो आपको मिलेगा लगभग आपका जो भी कॉर्पस बनेगा 60 साल तक आप इन्वेस्ट करेंगे। किस तरह से एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, ये मेरा पुराना वीडियो जाके आप देख सकते हैं कि एनपीएस को किस तरह से इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट करती है। तो जैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारी जैसे रिटायरमेंट की एज होगी तो हमारे पास 100% का एक कॉर्पस बनेगा, उसमें 60% हमें इन हैंड मिल जाएगा और 40% है वहाँ से आपकी पेंशन बनेगी, ठीक है। और इसकी गारंटी नहीं है 40% में कितनी पेंशन बनेगी, और वो मतलब फिक्स नहीं था एनपीएस में। तो इसी के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड हो रही है कि एनपीएस में एक मतलब मार्केट बेस्ड सिस्टम है, तो हमें पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम लाया और उसको बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसमें क्या करेंगे, मिनिमम 50% ऑफ बेसिक सैलरी एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ। तो अभी गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी देखना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपका देखो ओपीएस में क्या था, बेसिक प्लस, यदि किसी आदमी का बेसिक यदि 25,500 है और 50% डीए मान लो तो 12,000 उसका डी है, ठीक है। तो 37,000 हो गए ना। तो 37,000 क्या हुआ, उसका टोटल सैलरी हुआ। तो पहले जब ओपीएस में क्या होता है 37/2 करके आपको 37 का 50% निकाल के आपको सैलरी मिलता था। लेकिन यूपीएस में ये सारी चीज़ें हटा ली। यूपीएस में क्या कर रहे हैं बताएं, जैसे आपका बेसिक 30,000 या 35,000 है, 40,000 मान लो बेसिक पे आपका, तो 40,000 यदि बेसिक पे है ना और इसमें डीए अलाउ नहीं है, इसमें डीए नहीं है, तो 40,000 का बटे 2 करके मतलब 20,000 आपका पेंशन बनेगा। और इसके बाद इसके ऊपर डीएनएस रिलीफ मिलता जाएगा जैसे जितना परसेंट होगा। तो दो बिग डिफरेंस है। जब ओपीएस की बात करते हैं तो उसमें बेसिक प्लस डी होता है, क्योंकि हमेशा डीए 50%, 55%, 60% तक भी होता है, ठीक है। तो वो 60% अमाउंट तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसका 50% करोगे तो वो एक अच्छी सैलरी बनेगी और उसके बाद उस पर डीआर मिलेगा, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा पेमेंट में होता था ओपीएस में। लेकिन यूपीएस में थोड़ा संशोधन किया है कि इन्होंने बेसिक का 50% लेंगे। और बेसिक का 50% भी किस तरह से लेंगे कि आपके लास्ट के 12th मंथ जो रिटायरमेंट होते हैं उससे 12th मंथ जो पहले का आपका है तो उसका जितना बेसिक रहा उसका एवरेज करके उसका 50% करके देंगे और उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ देंगे, ठीक है। और जो कि ओपीएस में थोड़ा अलग चीज़ थी और एनपीएस में बिल्कुल अलग चीज़ है। और यहाँ एक और चीज़ कर दी है कि मिनिमम 25 ईयर सर्विस होना चाहिए आपका रिटायरमेंट के लिए। मिनिमम आपको यदि 50% बेसिक आपको पेंशन चाहिए, 50% और बेसिक सैलरी, तो आपको कम से कम 25 साल सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई बोलेगा हम 25 साल पूरे होने में, कोई बोलेगा हमारा 30 साल का सर्विस है तो 25 साल पूरे होते क्या हमको पेंशन मिल जाएगी। हम यदि वीआरएस ले लें तो ये भी केस मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। यदि आप वीआरएस ले लेते हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हो, तो उस केस में क्या करते हैं और उस केस में क्या पेंशन का सिनेरियो बनेगा वो मैं लास्ट में केस करूँगा, ठीक है। सेकंड है कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, क्या अपने को भी यूपीएस जो भी आया है नया इसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इसका आंसर है जी हाँ, करेक्ट है, हमको भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसे लाइक एनपीएस ये भी एक मार्केट बेस है और यूपीएस भी कई हद तक मार्केट बेस स्कीम है। लेकिन ओपीएस में क्या करते थे, जो भी कंट्रीब्यूटर में होता वो फुल गवर्नमेंट करती थी, अपनी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था उसमें। एम्प्लॉय उसमें क्या करता था, नील कंट्रीब्यूशन। जबकि एनपीएस में क्या था, गवर्नमेंट कर देती 14% और एम्प्लॉय करता था 10% कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसी कंट्रीब्यूशन से एक बन के कॉर्पस बनता था। कॉर्पस का मतलब एक अमाउंट बनती थी एनपीएस की, ठीक है। तो उसमें से 60% तो एम्प्लॉय विड्रॉ कर सकता था और 40% उसको पेंशन मिलती थी, ठीक है, और उसको एन्युटी बोलते थे। यूपीएस में भी सेम किया। यूपीएस में देखो अभी 2 प्रकार के फंड है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है 10%, तो 10% तो यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम था, ठीक है। और गवर्नमेंट अभी 18.5, ये बोलने को 18.5% कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, 2 प्रकार के फंड बना रही है। तो मैं आप यूपीएस में जाके देख सकते हैं, यूपीएस का मेरा वीडियो है पुराना, तो उसमें जाकर गवर्नमेंट क्या करेगी, 2 फंड बनाएगी। तो एक फंड होगा जिसमें क्या करे F1, एक फंड मान लें F2, ठीक है। F1 में क्या करेंगे, 10% अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, गवर्नमेंट 10% अपना करेगी, ठीक। 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, 10% गवर्नमेंट होगा। F2 में क्या होगा, 8.5% जो गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा है वो अलग से एक पूल बना के उसमें रखेंगे, ठीक है। अब वो अलग से पूल क्यों बनाएंगे, इसका मैंने यूपीएस में बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। वो अलग से पूल जैसे 10% और 10% का ये आपने कंट्रीब्यूशन, ये F1 जो फंड बनाया है, तो इसमें पैसा जमा करोगे और इसमें पैसा मतलब कंपाउंडिंग होता जाएगा, तो एक अमाउंट बनेगी। यदि उस अमाउंट से यदि गवर्नमेंट अपना पेंशन दे पा रही है किसी एम्प्लॉय को तो सही है। लेकिन यदि वो उसकी अमाउंट बन रही है उसे उसकी पेंशन पूरी नहीं हो रही, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, जो एक्स्ट्रा जो 8.5% का जो एक फंड F2 बना रखा है, इससे पैसे लेके उसमें उसको पेंशन पूरा करने का मतलब एश्योर्ड पेंशन करने का एक स्कीम बनाया, ठीक है।
तो कंट्रीब्यूशन आपको होपफुली समझ में आ गया कि ओपीएस में सब गवर्नमेंट करती थी, लेकिन यूपीएस में भी गवर्नमेंट का 18.5% है और एम्प्लॉय का 10% है। अब 18.5% भी दो अलग अलग है, एनपीएस का 14 और 10% है, ठीक है। अब 3 नंबर है सबसे जो अट्रैक्टिव स्कीम थी, वो थी मिनिमम पेंशन। अब देखो एनपीएस में तो कोई मिनिमम पेंशन नहीं है, एनपीएस में तो कोई मतलब शर्त भी नहीं है। एनपीएस में क्या है कि जितना फंड जमा करते जाओगे, जितना कॉर्पस में जमा होता जाएगा, उसमें से होगा कि 60% निकालोगे, 40% तुम्हें पेंशन मिलेगा। तो जितना भी जमा करोगे, जितनी भी तुम अमाउंट बनेगी, उसी में से डिसाइड होता था। लेकिन ओपीएस में क्या होता था कि यदि आपने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो आपको मिनिमम 9,000 रुपये सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये मिनिमम क्यों रखी, इसके पीछे की रीज़न है तो मैं आपको यूपीएस में समझा रखा हूँ, या एक और वीडियो बना के मैं समझाऊंगा कि मिनिमम पेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है आदमी को। ऐसा होता है कि जैसे एनपीएस आया ना, उसके बाद थोड़ा सा लोगों को नुकसान हो गया। जिन जो लोग 10 साल से कम की सर्विस थी या 10 से 15 साल के बीच में सर्विस थी, तो उनकी एनपीएस के जरिए क्या हो रहा था कि 2,000-3,000 रुपये का, मतलब 2,000 से 3,000 रुपये के बीच में पेंशन बन रही थी। तो उन लोगों को बेचारों को नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो इसके चक्कर में गवर्नमेंट ने किया कि हम आपको, यदि 10 साल की आप सर्विस कर लिए हैं और 10 साल की सर्विस के बाद यदि रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपको मिनिमम 9,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और ये 9,000 मिलते थे किसमें, ओपीएस में। और यूपीएस में ये सेम कॉपी किया इन्होंने, और यूपीएस में बोला कि यदि 10 साल की आपने सर्विस कर ले तो हम आपको 10,000 रुपये दे देंगे, ठीक है। ये क्या है, मिनिमम चीज़ है, देखो मिनिमम 10,000। अब जैसे किसी ने 15 साल, क्योंकि 10 से 25 साल है, यदि 25 साल तो पूरी कर ली तो आपको 50% मिल जाएगी। लेकिन 10 के 25 के बीच में जो, जैसे किसी ने 20 साल की सर्विस की है, तो ये 10 साल मिनिमम 10,000 है। लेकिन मैक्सिमम हो सकती है कि मैक्सिमम 10,000 हो सकती है, इससे ऊपर भी हो सकती है। जैसे किसी को 17,000 मिल सकता है, 18,000 मिल सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको पेंशन डिसाइड करेंगे। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि कम से कम जिनकी कम सर्विसेज रहती है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट सर्विस में देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में देखा होगा कि कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो मतलब प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि हमको फिक्स करो, हम फिक्स, क्योंकि उनको गवर्नमेंट 3 साल के आगे पर बढ़ाती रहती है और लास्ट में जाके उनको कम से कम 10 साल 12 साल के रूप में वो फिक्स करती है, उनको मतलब परमानेंट करती है। तो उन लोगों के एनपीएस में अकाउंट ओपन हो गया तो उनका तो कुछ कॉर्पस ही नहीं बनेगा, एक तो सैलरी कम होएगी। तो उसलिए उन लोगों को फ़ायदा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई कि मिनिमम आपको 10,000 पेंशन मिलेगी यदि 10 साल सर्विस पूरी की है, और जितनी आपकी सर्विस उस रेशियो में बढ़ेगी उसी रेशियो में आपका ये पेंशन का अमाउंट बढ़ता रहेगा, ठीक है। 4 नंबर फैमिली पेंशन, और ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो फैमिली पेंशन ओपीएस में क्या था, 60% ऑफ लास्ट पेंशन। अब जैसे कि कोई आदमी था, ठीक है, तो रिटायरमेंट हुआ उसका, उस टाइम बेसिक प्लस डीए 50,000 था, तो उसकी पेंशन कितनी बन रही थी, 25,000। तो 25,000 का 60% उसको। अब कोई ऐसा बोलेगा कि 50,000 का 60% मिलेगा, नहीं। 25,000 जो भी आदमी रिटायरमेंट हो उसके बाद भी उसकी जो भी इनकम जिस एक्चुअली में एक आदमी को मिलनी चाहिए थी। जैसे कोई आदमी ऑन सर्विस था, ठीक है, उसका बेसिक प्लस डीए 50,000 बन रहा था, लेकिन उसकी ऑन सर्विस वो खत्म हो गया या मतलब एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो उसकी एक्चुअली पेंशन कितनी बननी चाहिए, 25,000। यदि वो आदमी जिंदा होता तो 25,000 होती थी। लेकिन फैमिली को क्या देंगे, उस जो भी 25,000 बन रही थी उसका 60% देंगे, तो 25 से 150 मतलब 15,000 रुपये उस फैमिली को पेंशन मिलेगी। क्योंकि अब 10,000 एक्स्ट्रा क्यों मिलते, 10,000 तो उस आदमी का खर्चा होता है, ठीक है। तो ये सेम स्कीम यूपीएस में लेके आई। यूपीएस में क्या करेंगे, 60% ऑफ लास्ट पेंशन, जितनी जैसे किसी की पेंशन 40,000 है, 40,000 साल की पेंशन बन रही है, यदि वो एक्सपायर हो गए भाई साहब, तो क्या करेंगे, उसका 60%, 40,000 का 60% देंगे, ठीक है। तो 7 चौका 24,000 रुपये उसके फैमिली को पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो ये फैमिली एश्योर था। तो एनपीएस में क्या ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। एनपीएस में सब कुछ वही था कि एक आपका कॉर्पस में है और उसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, बचेगा तो वो आगे आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अब जो 5वां नंबर की बड़ी चीज़ है कि लमसम अमाउंट कितना मिलेगा। लमसम को हम ये बोलते हैं एक मुश्त राशि। जब हम रिटायरमेंट जाएंगे, जब लोग रिटायरमेंट पे जाते हैं तो उनको कितना अमाउंट मिलेगा, क्योंकि हर कोई आशा करता है कि जैसे रिटायरमेंट में जाएंगे तो बच्चों की शादी भी करनी होगी, घर भी बनाना होगा, ये भी वो भी करना, तो एक मुश्त राशि कितनी मिलेगी, ठीक है, लमसम राशि। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जितना भी, जैसे साल में जितना भी एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन करता था, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उसका कंपाउंडिंग करके जितना भी अमाउंट बनता था वो 100% उसको वापस दे देती थी, ठीक है, जितना भी करता। और सेकंड में ग्रेचुइटी देती थी, 40% तक पेंशन ले। और ग्रेचुइटी क्या होती है पता है, ग्रेचुइटी का मतलब एक आप मान के चलो एक बोनस सा होता है कि यदि आप किसी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा करते हैं तो आप एक उस कंपनी के भरोसेमंद हैं,
तो वो हर कोई प्राइवेट कंपनी भी होती है, गवर्नमेंट कंपनी भी है, तो वो अपना पैसा देती है, ठीक है। ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, हम एक सेपरेट वीडियो बना के आपको मैं बता दूंगा कि ग्रेचुइटी होती क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, और एक आदमी यदि 30 साल सर्विस करके किसी गवर्नमेंट से रिटायरमेंट होगा तो उसका कितना अमाउंट बनता था। तो कुछ लोगों का जैसे 30 साल काम करते तो उनका 30 लाख 40 लाख की ग्रेचुइटी बनती थी। 30 लाख यदि मान ले 30 लाख था, ठीक है, हाँ 30 लाख, यदि 30 लाख किसी का बन रहा था, 30 लाख का वो क्या करते थे, 40% तक वो पेंशन ले सकते थे उसमें। यदि 30 लाख था तो 60% उसमें ले निकाल ली, और जो बाकी 40% बचा उसका वो पेंशन के रूप में स्टार्ट भी करवा सकते थे। ये गवर्नमेंट पेंशन भी दे सकती थी और ग्रेचुइटी से भी पेंशन स्टार्ट करवा सकते थे तुम लोग। और एनपीएस में क्या था, एनपीएस बिल्कुल अलग सी चीज़ है। तो एनपीएस में लमसम अमाउंट 60% ऑफ टोटल कॉर्पस बनता था। जितना भी तुम्हारा अमाउंट बना, जैसे मेरा 2 करोड़ बना है तो 2 करोड़ का 60% तो मैं 6 दूनी 12 1 करोड़ 20 लाख में उठा लूँगा, और 80 लाख मेरे एन्युटी में रहेंगे। 80 लाख से मेरी पेंशन आएगी और 1 करोड़ 20 लाख में मेरा अकाउंट में ले लूँगा। और जो भी 1 करोड़ 20 लाख लूँगा इस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ट्रिपल ई फ्री होता है। क्या होता है ट्रिपल ई, ये सब जाके मेरे एनपीएस के वीडियो में आप दे सकते हो, मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। और उसके बाद यूपीएस, अब यूपीएस में क्या क्या मासिक, अब यूपीएस में क्या क्या लमसम अमाउंट मिलेंगे वो भी देख लेते हैं। यूपीएस में क्या क्या मिलेंगे, मासिक सैलरी का 1/10 भाग हर 6 माह की नौकरी पे। अभी ये क्या होता है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कर। ये मैं यूपीएस में आराम से समझा रखा है, उसको आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं ब्रीफ बना सकता हूँ कि एक आदमी यदि 6 महीने काम कर रहा है, ठीक है, यदि 6 मंथ वर्क कर रहा है, और उसका मान के चलो उसका बेसिक सैलरी, ठीक है, और उसका बेसिक सैलरी प्लस डी है, तो उसका मान लो 40,000 है, और 6 मंथ का एवरेज मान के चलो कि 40,000 है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो 40,000 का 1/10 भाग कितना हुआ, 4,000 रुपये। तो 6 मंथ का 4,000 बनेगा, तो 12 महीने का कितना बना, 8,000। 12 मंथ का 8,000, यदि 1 साल का वो 8,000 होएगा, यदि उसने 30 साल काम किया है तो 8 3 24 2,40,000 उसके लमसम अमाउंट मिलेगा। 2,40,000 यहाँ से मिलेगा, और ग्रेचुइटी मिलेगी। ग्रेचुइटी हमेशा डिपेंड करती है कितने साल सर्विस की है, तो ये मान के चलो 15-20 लाख यहाँ से मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 20-22-25 लाख रुपए तक एक आदमी को रिटायरमेंट पे पैसा मिलेगा। और उसके साथ यूपीएस में क्या होएगा पता है, यूपीएस में ये हो रहा है कि आपको 50% बेसिक का आपको पेंशन भी मिल रहा है। पेंशन के साथ आपको 2 प्रकार की एक मुश्त राशि मिलती है, एक तो आपको ये मिलती है यहाँ से, और एक आपको ग्रेचुइटी मिलती है, ठीक है। तो लमसम, और एनपीएस का लमसम ज़्यादा मिल रहा है जिन्होंने सर्विस ज़्यादा की है, तो एनपीएस और यूपीएस का मैं अलग से एक अच्छा वीडियो लाके आपको बहुत डिफरेंस बताऊंगा, किस एज ग्रुप के लिए यूपीएस बेटर है और किस ग्रुप एज के लिए एनपीएस बेटर है। जल्दी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपको बना के बता दूंगा, ठीक है। और अभी डियरनेस रिलीफ कि आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी या पेंशन बढ़ेगी, जैसे क्योंकि अपना इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो आपको पता है कि उस इन्फ्लेशन को मैनेजमेंट करने के लिए डियरनेस रिलीफ दिया है। अभी जैसे जो जॉब कर रहे हैं उनको डीए दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस होता है, और जो मतलब पेंशन होते हैं उनको डियरनेस रिलीफ दिया जाता है। तो ओपीएस में डियरनेस रिलीफ था, यदि किसी की पेंशन 50,000 थी और उसके बाद उसका डीए जैसे 3% से डेली 6 मंथ में बढ़ता है, तो उसका 50% 60% जितना भी डीए होगा तो वो डीए भी इनका इनकेसमेंट होता है। एनपीएस में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि कितना बढ़ रहा है कितना, वो सब ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट, कि मार्केट में बढ़ रहा है, मार्केट चल रहा है अच्छा, तो आपका रिटर्न अच्छे आ रहे हैं, तो आपका एनपीएस का जो भी कॉर्पस है उसमें अच्छा पैसा आ रहा है। और यहाँ डियरनेस डीआर का कोई कंसेप्ट नहीं था, और यूपीएस में गवर्नमेंट वापस डीआर का कंसेप्ट लाई है। तो ये मिलती जुलती कहीं ओपीएस से है, लेकिन पूर्णतया ओपीएस भी नहीं है और पूर्णतया एनपीएस भी नहीं है, क्योंकि एनपीएस की तरह इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी लागू है, ठीक है। तो अभी डीआर भी मिलेगा यूपीएस में, ठीक है। और एक और कंडीशन यदि हम बात करें कि इफ़ टेकन वीआरएस, यदि वॉलेंटरीली रिटायरमेंट ले लिया जाए तो ओपीएस में क्या होगा, एनपीएस में क्या और यूपीएस में क्या होगा। ओपीएस में यदि वीआरएस ले लेते थे, यदि आपने 20 साल की सर्विस पूरी कर दी, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 20 साल सर्विस करने पर आपको 50%, जैसे 20 साल की आपने सर्विस की तो आपका बेसिक प्लस जो भी डीए था तो उसका 50% आपको सैलरी मिल जाएगा। अब कोई बोलेगा हम 20 साल से 22 साल करेंगे, तो 22 साल करेंगे तो आपका बेसिक भी बढ़ेगा, आपका डीए भी बढ़ेगा, उसका 50% वो भी पेंशन बढ़ेगी, ठीक है। तो ओपीएस में ये एक खूबसूरत चीज़ थी, और ये यूपीएस में एक यहाँ से एक ड्रॉबैक था, ठीक है, कि यूपीएस में एक चीज़ फिक्स कर दी आप। अब यूपीएस में ऐसा होना तो ऐसा चाहिए कि 25 साल की आप सर्विस कर ली है
उसके बाद 25 साल मिनिमम 25 साल सर्विस करना होता है जब 50% पेंशन पाने के लिए, तो 50% पेंशन दें। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपको 60 साल की उम्र के बाद ही पेंशन मिलेगी, जब आपकी रिटायरमेंट एज होगी। यदि कोई 30 साल का सर्विस है, ठीक है, 30 साल का सर्विस है जिसका, तो लेकिन उसका 25 साल की उम्र में, तो वो 25 साल की उम्र सर्विस की है, तो उसके बाद उसके 5 साल और बच गए। लेकिन उसका मन कर रहा है मैं आज ही 25 साल पूरे हो गए मेरे सर्विस के, तो मुझे यहाँ रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, या मैं VRS ले लेता हूँ और मुझे 5 साल आगे की जॉब नहीं करनी है, ठीक है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होता है, जैसे 20 साल तुम पूरी किए तो पूरी करने के बाद ही तुम्हारी पेंशन स्टार्ट हो जाती। लेकिन अभी जैसे UPS आया तो इसमें बोले गवर्नमेंट, और इसमें जो भी गैजेट है उसमें लिखा हुआ है कि तुम 25 साल में VRS ले लो, फिर आराम करो, कुछ दिन घर बैठो रहो, जब 5 साल पूरे आपके 30 साल के जॉब हो जाएगी, मतलब 30 साल जैसे पूरे होंगे तो ही आपकी पेंशन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ ये सोचने समझने वाली है, और यहाँ से बहुत सारा डिस्प्यूट भी पैदा हो रहा है। तो फिर लोग सोच रहे हैं कि हम VRS लेना है तो हम कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। तो NPS में तो VRS का कोई सिस्टम नहीं है। NPS में तो सीधा सिस्टम है कि जितना कॉर्पस होगा उसमें 60% निकाल लो, 40% जमा करा दो, 40% आपके उसी दिन से पेंशन स्टार्ट, भले आपके 2 लाख रुपए हो, 4 लाख हो, 20 लाख हो, 100 लाख हो, ठीक है, 10 लाख, 40 लाख, 60 लाख, कितने भी हो, 60 लाख है, 60 लाख का 6%, 36 लाख उठा लो, 24 लाख रख दो, 24 लाख से तुम्हारी पेंशन स्टार्ट। वो वाली पेंशन 2000 बने, 5000 बने, 7000 बने, वो तुम्हारी किस्मत है, ठीक है। लेकिन UPS में ये कर रहा है कि आपको रिटायरमेंट एज कंप्लीट करने के बाद ही आपको रिटायरमेंट एज जो भी कंप्लीट होगा उसके बाद ही तुम्हारी पेंशन स्टार्ट हो पाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, स्टे ट्यून्ड विथ अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश की है कि डिफरेंस बताने की कोशिश की है, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद कि जो भी अभी तीनों के बारे में डिफरेंस, हम ऑलरेडी NPS कवर कर चुके हैं, हम ऑलरेडी UPS कवर कर चुके हैं, हम आज डिफरेंस तीनों के बीच में क्लियर कर चुके हैं। अब OPS के बीच में तो कुछ बचा नहीं। अब हम क्या करेंगे, NPS और UPS के बारे में, NPS और UPS करेंगे, और हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने, जैसे किसी के 10 साल रिटायरमेंट से बचे हैं, किसी के 15 साल बचे हैं, किसी के 20 साल में बचे हैं, किसी का 25 साल बचा है रिटायरमेंट में, किसी का 30 साल बचा है। तो अभी एज के अकॉर्डिंग मैं आपको एक प्रॉपर एक कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि यदि मेरी 20 साल सर्विस बची है तो मेरे को NPS लेना चाहिए कि UPS लेना चाहिए। मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। और यदि मेरी सर्विस 10 साल है तो मेरे को UPS लेना चाहिए NPS, यदि मेरी सर्विस 15 साल 30 साल है तो मेरे को UPS लेना चाहिए NPS। तो ये पूरा करूँगा। और सेकंड चीज़ है, और NPS और UPS के बीच में जो भी आपके कॉमन डाउट्स हैं, तो एक वीडियो में उस पर लेके आऊँगा कि क्या क्या डाउट है और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो उसके बारे में एक वीडियो बना के मैं जल्दी आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, और आशा करता हूँ आप हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहिएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करिएगा, बाकी मैं आपसे ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।